दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन या एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता। दोस्तों इसमें हम विभिन्न देशों के अध्ययन के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र और विविधता एक दूसरे में कैसे समायोजित या समन्वित होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने ये देखा था कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करता है। और यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। दोस्तों यहाँ पर एक पृष्ठ में तस्वीर छपी है। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट मूवमेंट जो था उसकी एक प्रमुख घटना से संबंधित है। और ये 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी हैं और इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने ये जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा कि परिधान पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है, और कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके कामों को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। और हाल में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई गई। और जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई और 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर दिखाई गई है। दोस्तों देखिए क्या है एफ्रो अमेरिकी क्या होते हैं, अभी हमने चर्चा किया है। एफ्रो अमेरिकन लोग अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम या दास बनाकर लाया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 ये क्या है? दोस्तों घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः सफल हुई थी।
श्वेत शक्ति आंदोलन क्या होता है दोस्तों? तो ये आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया जो था ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। दोस्तों, बीच बहस में यहाँ पे एक चर्चा की गई है कि कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया था और मांग की थी कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। और इस फैसले पर 3 प्रक्रियाएं सामने आईं। जैसे एक सरकारी अधिकारी कहते हैं कि संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाए जाने के खिलाफ हूँ। ओइनम एक समाजशास्त्री है जो कहते हैं जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जब नस्ल का आधार जीवशास्त्री होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। एक दलित कार्यकर्ता है जो किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है और इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। आइए देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। दोस्तों, ऊपर जो हमने उदाहरण अभी पढ़ा है ओलंपिक की, वहाँ पे खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये नस्ल और रंग के आधार पर ही होता है। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधारों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में ये बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है और इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता जो होती है अलग अलग रूप में सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? दोस्तों, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इसी आधार पर खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनता है और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन ये विभिन्नताएं कई बार अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों एफ्रो अमेरिकी थी, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। इन पर तीनों में समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या धर्म अलग अलग होता है। ये भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे की ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं और हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव किस प्रकार होता है? दोस्तों, जहां विविधता होती है वहां टकराव भी होना है, लेकिन लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता इसमें सामंजस्य करने की होती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं।
अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इसे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें तो दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं, और परिणाम ये है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज की स्थिति क्या है कि अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, और इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। समरूप समाज क्या होता है? तो दोस्तों, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिए रंग भेद। एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर, और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख। इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे और बाकी नीचे थे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर है। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? ये तो ऐन 20वीं सदी के बीच का पाषाण काल था। ये दया पवार की रचना है। और एक देखिए, माँ काली काली पतली देह, वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम, ठीक सुबह से जलावन के लिए हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राह, और अगर वह जलावन न बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। ये बामन निम्बालकर की रचना है। दोस्तों, देखिए सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या होती है। सामाजिक विभाजन की राजनीति जो है, सामाजिक विभाजन या सामाजिक अंतर राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, और अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है, और ऐसा देश में विखंडन की तरफ जा सकता है, और कई देशों में ऐसा हो चुका है। परिणामों का दायरा क्या होता है? उत्तरी आयरलैंड का हम उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर किए हैं। ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की जो आबादी है, यानी उत्तरी आयरलैंड की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी थी। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं, और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है।
इसके अलावा प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन की सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लावियाई कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। दोस्तों, गणेश एक लड़का है जो विदेश घूमकर आया था। वो महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योर्दानका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं और दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य उनमें होता नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंगों को पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसे पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनाई सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी माद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। जब वो अस्पताल में थी, पर कोई उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई, बोली, और लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी। यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरायम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। दोस्तों, क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आपने कुछ लोगों को ऐसी बातें कहते सुना है जैसा कि योर्दानका और माद्रुजेनी कह रही थीं? दोस्तों, क्या बुल्गारियाई सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि रोमानियाई लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें? दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति किसी समाज में ये होती है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन न हो, और अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ ये भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ा स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों के बीच उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, और इसके तहत
एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो उसी को जो है वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, लेकिन इसकी पैड़ीत देश के विखंडन में नहीं होती है। 3 आयाम दोस्तों, सामाजिक विभाजन के 3 आयाम क्या हैं? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत रह पाना संभव नहीं है। और अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वो डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए के साथ उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है और हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा भाव या नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए ही सिंहलियों की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता था। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। दोस्तों, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में जब आपने देखा था, शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। और अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। और इसी से विभिन्न छोटे और सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इसके चलते कभी कभी कोई सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। लेकिन जब विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखा जाए और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखी जाए तो ये मामला इतना आसान नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है और ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं और कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। और ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास ये बताता है कि ऐसी तमाम जो है गड़बड़ियों और विविधताओं की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो लोकतंत्र दोस्तों सामाजिक विभिन्नताओं को समाप्त करके, कम करके लोगों में सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखिए एक कार्टून है, नो ब्लैक, नो डार्क्स, नो आयरिश और नो रेसिज्म, नो प्रेजुडिस, नो बिगॉट्री।
तो ये देखिए लंदन 1966 का और बेलफास्ट 2005 का है। उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। यहाँ अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में देखिए किस तरह से जानकारी देता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय था। ये अध्याय बहुत ही आसानी से लोकतंत्र और विभिन्नताओं के बीच में तालमेल और विविध लोकतंत्र और विविधता को किस तरह से समाहित या समायोजित करने का प्रयास किया जाता है और किसी देश को कैसे अस्थायित्व और मजबूत बनाया जा सकता है इस अध्याय में बताया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।